हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ मनी। और हम ये किस बुक से करेंगे? हम ये करने जा रहे हैं टी आर जैन के बुक से। तो अब आता है मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मतलब मनी का मतलब क्या है और मनी कहाँ से आया ये वर्ड। ठीक है। अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जब किसी के बदले में हम दूसरी चीज़ खरीद सके या दूसरी चीज़ ले सके, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं? मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक बाइक चाहिए या आपको एक फ़ोन चाहिए या कार चाहिए, आपको कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अगर बाज़ार में जाओगे तो आप उसके बदले में क्या दोगे? तो वो जो चीज़ है जो आप उसके बदले में किसी एक चीज़ के बदले में दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज मनी। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई मैं तेरे बदले एक्सचेंज करूँगा तेरे साथ। तो जो एक्सचेंज का मीडियम है उसको कहते हैं मनी। कैसे? मनी के एक्सचेंज में हमने क्या ले लिया? आईफोन ले लिया। मनी के एक्सचेंज में हमने क्या ले लिया? कार ले ली, बाइक ले ली, साइकिल ले ली। तो दैट इज नोन एज मनी। ठीक है। अ थिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। चलो आगे आते हैं। वही रुपी इन इंडिया इज़ मनी। ऑब्वियसली इंडिया में जो है वो रुपीज़ को कहा जाता है मनी। यूएस में डॉलर को कहा जाता है। यूके में पौंड को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसी चलती है। अब जो पहले के दिनों में क्या होता था कि जो गुड्स थे वो गुड्स के लिए ही एक्सचेंज होते थे। उसको क्या कहते हैं? बाटर सिस्टम। अब बाटर सिस्टम में क्या होता है कि सपोज़ आप उसे कह दो कि भाई मैं तेरा ये वाला क्या कहते हैं, तू ऐसा कर, तू मेरे से 2 किलो चावल ले ले, लेकिन इसके बदले में मुझे तू 2 किलो चीनी दे दे। तो ये जो चीज़ होता है, चीज़ों की अदला बदली, उसको कहते हैं बाटर सिस्टम। BARTER, बाटर सिस्टम। ठीक है। हाँ। बट विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, देखो जैसे, लेकिन वांट्स की जैसे बढ़ती गई कि अब हर एक चीज़ में तो हम मेजर नहीं कर सकते ना। अब मैं उसे कहूँ कि भाई तू मेरे को मेरे से सरसों का तेल ले ले, लेकिन मेरे को ऑलिव ऑयल दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं ना। या मुझे देसी घी दे दे, फिर सरसों का तेल का तो रेट बहुत कम है और घी का रेट बहुत ज़्यादा है, और क्या पता दूसरे बंदे को ज़रूरत है भी कि सरसों के तेल की नहीं। तो इसलिए ये हर बारी पॉसिबल नहीं है कि हम बाटर सिस्टम के थ्रू चल सकें। ठीक है। तो इसलिए ये जो मनी की टर्म है ये इन्वेंट हुई कि भाई ये कुछ नोट्स छपेंगे, कुछ मनी छपेगी, जिसके बदले में जो हम अर्न करेंगे मनी, और फिर हम उसके बदले में कोई भी चीज़ खरीद सकेंगे। ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ था? सबसे पहले तो गोल्ड या सिल्वर के कॉइन स्टार्ट हुए थे, जिनको हम मनी में कंसिडर करते थे। ठीक है। तो उसके बाद एलॉय मेटल वाज यूज फॉर कॉइनेज। उसके बाद पेपर मनी आ गई। अब लेकिन अब जो एज है वो सिर्फ प्लास्टिक मनी की एज है, जैसे कैश के फॉर्म में, या फिर कार्ड्स, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, वो सब हमारे पास होते हैं ना, तो उसके बदले। या फिर ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। जैसे हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना, कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर लेते हैं, तो दैट इज़ नोन एज ई मनी। ठीक है। प्लास्टिक मनी कौन सी होगी? जो कैश या कार्ड्स में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया। ई मनी होगी इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसे गूगल पे के थ्रू हम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं ई मनी। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Origin of money. Though initially invented as a medium of exchange, gradually money found its other way as well. अब मनी को हम किस किस तरीके से और यूज़ होती है? मनी को हम स्टोर ऑफ वैल्यू में भी यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको सेव कर सकें। कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है तो हम इसको सेव करके रखते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है वो एक्सप्रेस होती है मनी में, कि भाई लक्स का साबुन 30 रुपए का है और नंबर 1 का साबुन 10 रुपीज़ का है। तो इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का हम कंसिडर करते हैं मनी में। मनी इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। अब डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी होती है? विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। ठीक है। अब सपोज हम मनी को उसके लिए भी रख लेते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर हम इसको पे करेंगे तो हम इतना पे करेंगे, तो वो भी क्या हो गया? मनी। मनी में मनी इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है।
चलो ये डेफिनेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस बता दिया। बार्टर सिस्टम मैंने बता दिया कि जब गुड्स के बदले में हम गुड्स देते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब अब ये देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या, कि अगर मैंने तेरे से दो, तू मेरे से 2 किलो गेहूँ ले ले और मुझे 2 किलो चावल दे दे, तो मतलब मुझे चावलों की ज़रूरत थी और उसको गेहूँ की ज़रूरत थी, तब होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। मतलब कोइंसिडेंस हुआ कि दोनों को ही उस चीज़ की ज़रूरत है, कि एक बंदे को चावल की और एक बंदे को गेहूँ की, ठीक है, तो तभी वो पॉसिबल है। लेकिन अब तो नहीं पॉसिबल ना ये हर एक चीज़ में। तो अब आते हैं ड्रॉबैक्स क्या हैं बार्टर सिस्टम के, और इसके एलिमिनेशन क्यों हुआ, मतलब उसको क्यों हटा दिया। देखो पहला वही है डबल कोइंसिडेंस वांट्स, कि हर बारी ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे कोइंसिडेंस हो कि भाई मुझे गेहूँ ही चाहिए या फिर मुझे चावल ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, तू मेरा ये वाला साइकिल ले ले, मुझे इसके बदले में मुझे ऑटो रिक्शा दे दे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना, साइकिल का प्राइस नहीं मैं देती भाई, ऑटो रिक्शा तो बहुत महंगा है, साइकिल तो कुछ भी प्राइस नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से वो एलिमिनेट हुआ कि हर बारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है, मतलब कि कॉमन वैल्यू नहीं कंसिडर हो सकती। यू कैन रिप्लाई 5 लाख, कैन यू गिव द सेम आंसर इन अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, अब हम ये तो कह सकते हैं भाई कार ली है मैंने 5 लाख रुपए की, लेकिन अगर कुछ पूछे कि बार्टर सिस्टम में आपने कार खरीदी, तो कैसे खरीदी, कितने में खरीदी, पता ही नहीं हमें। मैंने उसके पास 2 बाइक्स थे और मैंने उसकी बजाय कार ले ली, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो इसलिए योर कार वुड बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ हॉर्सेस, काउज और बफले, सिंपल, बिकॉज देर इज़ नो मनी। वो कह सकते हैं भाई मैंने एक घोड़ा दे दिया, एक गाय दे दी, जिसके बदले में मैंने कार खरीद ली। तो ऐसे कुछ हम प्रॉपर उसको वैल्यू तो नहीं कर सकते ना कि कितनी वैल्यू पड़ी उस कार की। इसलिए एवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज़ द रीज़न कि बार्टर सिस्टम को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। ऑब्वियसली फ्यूचर में किसको क्या देना है, अगर हम किसी वर्कर को हायर कर रहे हैं, मैं उसको फ्यूचर में क्या पेमेंट दूंगी, बार्टर सिस्टम में क्या दे सकती हूँ। मैं ये थोड़ा ना कहूँगी भाई मैं तेरे को इतना राशन पानी दे दूँगी, तो उसका तो फ़ायदा नहीं ना। इसलिए फ्यूचर में जो कोई पेमेंट्स करनी होती है उसमें डिफ़िकल्टी होती है। अब डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू इन द सीसी इकोनॉमी, सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, सब्सटेंशियल स्टोरेज कोस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस। फर्दर व्हाट हैपन्स इफ यू आर ट्रांसफर योर सेविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑब्वियसली हम स्टोर नहीं कर सकते पैसे के, तो हम संभाल के रख सकते हैं कि भाई आज मैंने 10 लाख जोड़ लिया कि मुझे फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसा बार्टर सिस्टम में क्या करें, बार्टर सिस्टम में हम क्या ऐसे जोड़ के रखें, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी के फॉर्म्स क्या क्या हैं। अब पहली फॉर्म की मनी की फॉर्म है फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, दूसरे है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब फिएट मनी कौन सी होती है, वो होती है विच इज़ इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि मतलब जो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी ने इशू करी है। अब देखो फिएट मनी कौन सी है, फिएट या फिड्यूशरी मनी सिंपल होती है, जो भी हमारी सरकार इशू करती है, मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है या फिर इशूड बाय ऑर्डर या अथॉरिटी से, कि भाई ये मनी है, ये तुम्हें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है, 2000 का नोट, हमारी करेंसी चेंज होगी, तो ये फिएट मनी है, ये फिड्यूशरी मनी है जो गवर्नमेंट ने इशू करी है, ठीक है, मतलब ये होगी फिएट मनी। अब फिड्यूशरी मनी कौन सी होती है, फिड्यूशरी मनी होती है वो मनी जो एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, कि ट्रस्ट पे सपोज चेक्स हैं, चेक हम इशू करते हैं, वो हम कैसे इशू करते हैं, दैट इज इशूड ऑन अ ट्रस्ट बेसिस, कि भाई ऐसा कर तू मेरे को ₹1,00,000 का माल दे दे, स्टॉक दे दे, टी शर्ट्स दे दे ₹1,00,000 की, मैं तेरे को जो पेमेंट है वो चेक में कर देता हूँ, तो इस चेक को लगा दियो अपने बैंक में, 3 दिन में तेरे अकाउंट में मेरे बैंक से कट के पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो चेक का फंडा ये होता है। तो चेक में क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं होता, ये ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, तो विच इज़ नोन एज फिड्यूशरी मनी, ठीक है। अब फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी में डिफरेंस हो गया। फिएट मनी होती है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट इशू करती है कि भाई ये नोट्स हैं, ये कॉइन्स हैं, आपको यूज़ करने हैं। फिड्यूशरी मनी होता है जैसे कोई चेक इशू करता है कि भाई मैं तेरे को चेक दे देता हूँ, तो 3 दिन में तेरे को पेमेंट आ जाएगी, ठीक है।
अब आती है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued। ठीक है, अब मतलब क्या है, सपोज रुपए 1 रुपी कॉइन था ब्रिटिश पीरियड में जो सिल्वर का बना हुआ होता था। अब कमोडिटी वैल्यू उस कॉइन की थी equal to money value of the time at its issuing on the market value of the silver contained in the coin was equal to rupee 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इसमें? तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज की वैल्यू, सपोज सिल्वर की आज वैल्यू 1 रुपी है फॉर एग्जाम्पल, और वो जो सिल्वर का कॉइन है उसकी भी उतनी ही बनेगी 1 रुपी। तो जब कमोडिटी की वैल्यू उस मनी वैल्यू के इक्वल होती है जब वो इशू किया जाता है, उसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू की जो मार्केट सिल्वर की जो मार्केट वैल्यू है उस कॉइन में जो है वो 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, तभी वो उस कमोडिटी के बदले लेंगे हम जो 1 रुपए की ही होगी। ठीक है, तो मतलब जो कॉइन की वैल्यू है उस कमोडिटी के जितनी ही उसकी वैल्यू है, सेम है, कमोडिटी की वैल्यू भी उतनी है और उस कॉइन की वैल्यू भी उतनी है, उसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी। नाउ व्हाट इज क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, कि जो पैसे की वैल्यू है वो कमोडिटी से ज्यादा है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रुपी कॉइन इज मेड ऑफ इन इंडिया? देखो, अब वो कह रहे हैं जो मेटल है जिससे कॉइन बनता है हमारा, वो क्या वैल्यू है? ऑब्वियसली 1 रुपए के कॉइन से तो उसकी वैल्यू कम है मेटल की, समझ रहे हो? अदरवाइज अगर वो मेटल 2 रुपए का लगा होता और वो कॉइन 1 रुपए का होता तो लोग क्या करते? लोग तो भाई उसको मेटल के रेट में बेच देते ना, उसको मेल्ट करके, कि भाई 1 रुपए का कॉइन है और मुझे इसके बजाय 2 रुपए मिल जाएंगे मेटल बेच के, तो मैं तो 2 रुपए ले लूंगा। तो इसलिए वो जो मेटल की वैल्यू है वो 1 रुपए के कॉइन से ऑब्वियसली कहीं कम है, इसीलिए उसको उस मेटल पे बना लगाया है और उसको 1 रुपी बना दिया है। ठीक है, तो ये है, तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ वैल्यू विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू क्या होगी? 1 रुपया, और कमोडिटी वैल्यू क्या होगी? जो वो मेटल की वैल्यू थी। ठीक है, तो दैट मीन्स क्रेडिट मनी। अब आगे आते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, दिस आर जस्ट डिफरेंशिएशन। सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इसका मतलब है टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब पर्टिकुलर एक पीरियड पे कितना स्टॉक है लोगों के पास कंट्री में। ठीक है, अब स्टॉक मींस या तो भाई कितना पैसा संभाल रखा है या फिर कितने के शेयर्स खरीद रखे हैं, वो भी स्टॉक में आते हैं। ठीक है, अब कौन सी सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो, ये देखो, इट इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल अदर देन द सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्व्स। यानी गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम, जो इनके पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जो लोगों के पास पैसा है। इन अदर वर्ड, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। मतलब सरकार हमें देती है, बैंक्स हमें देते हैं, तो उनको नहीं कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे जो पैसा लेते हैं, यानी नॉर्मल हम जैसे लोग। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट, कि कितना स्टॉक है मनी का हेल्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि सिंगल टाइम पे कितना पैसा है। देन द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के मेजर्स क्या हैं? 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, हाँ, तो ओनली वन M1 मेजर इज डिस्क्राइब्ड हेयर एज अ प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। M2, M3, M4 जो है वो एबिलिटी जोन है चैप्टर में, मतलब फर्दर है वो, अभी आपको सिर्फ M1 समझाएंगे। अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब कौन से हैं? देखो, ये फॉर्मूला है M1 का। सी क्या है? सी का मतलब है कि जो करेंसी लोगों के पास है, इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, की जितना भी पैसा है लोगों के पास, करेंसी है पर्टिकुलर कंट्री की, दैट इज डिनोटेड एज सी। डीडी मींस डिमांड डिपॉजिट्स, कितने हैं लोगों के पास, कमर्शियल बैंक्स के।
दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विदड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। मतलब सपोज डिमांड डिपॉजिट्स हैं कि भाई मैंने बैंक से मतलब बैंक में मैं जब भी ये डिमांड ड्राफ्ट दूंगी, डिमांड डिपॉजिट दूंगी, तो मुझे 5 लाख रुपए इसके बदले मिल जाएगा, तो वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। तो उसको हम ऐड करेंगे कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स के लोगों के पास पड़े हैं। अब ओडी क्या होता है? दीज आर अदर बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विच इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, ये आ गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, लाइक नाबार्ड के जो होते हैं, ये फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के हो गए, और ये हो गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, लाइक IMF या वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, तो ये ओडी हो गया। बट ओडी क्या नहीं इंक्लूड करता? वो ओडी डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री विद आरबीआई, कि गवर्नमेंट्स के कितने डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ, वो इंक्लूड नहीं करेगा। और जो कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ, वो भी इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 में, वन मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो इसमें क्या हो गया? करेंसी लोगों की आगे, डिमांड डिपॉजिट लोगों के आगे, और डिमांड डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाबार्ड में, या फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में, या फिर वर्ल्ड बैंक या IMF में। ठीक है, ये चीजें आएंगी। अब आ जाते हैं आगे, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में क्या आएंगे? पब्लिक में जो करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स में है, या फिर अदर डिपॉजिट्स के आरबीआई के साथ जो हैं। अब अदर बैंक आरबीआई के साथ कौन से हैं? नाबार्ड में, फॉरेन सेंट्रल बैंक में, या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, सिंपल लिखो, कोई झमेला डालने की जरूरत ही नहीं है, बस ये चार्ट जरूर बनाना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। हु सप्लाइज मनी? मनी कौन सप्लाई करता है? भाई मनी तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री सप्लाई करती है। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। सिर्फ एक आरबीआई है जिसके पास राइट होता है नोट्स छापने का, और कोई करेंसी नहीं छापती। कमर्शियल बैंक्स या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, ये तीन होते हैं सप्लायर्स जो पैसा मार्केट में डालते हैं। या तो आरबीआई पैसा देगा, या सरकार पैसा देगी, या कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकते हैं। अब आरबीआई जो है वो मेंटेन करती है एक मिनिमम रिजर्व, कि भाई मेरे पास 200 करोड़ रुपया रहेगा ही रहेगा गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज में। ऑफ दिस रिजर्व द वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़। मतलब कम से कम 115 करोड़ का मेरे पास गोल्ड रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद जो बाकी है 85 करोड़ मिनिमम मेरे पास फॉरेन सिक्योरिटीज रहेंगी। ठीक है, मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। कि मतलब जो भी कमर्शियल बैंक्स ने पैसा बनाया डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू, उसको कहते हैं बैंक मनी। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक्स जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स होते हैं मनी सप्लाई के। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स नोट्स नहीं इशू करते, याद रखना, लेकिन दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू ये मनी सप्लाई करते हैं ना। चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, पीपल वेन विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफर मनी कर सकते हैं बाय राइटिंग चेक्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो मनी सप्लाई करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जो है वो थर्ड सोर्स है मनी सप्लाई का। इन द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यूज 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स एट ऑल डिनोमिनेशन। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इशू करती है 1 रुपए के कॉइन और बाकी सारे कॉइन्स। ठीक है, अब बैंक मनी बता दी कि वो डिमांड डिपॉजिट्स जो पीपल के होते हैं विद कमर्शियल बैंक्स, वो होती है बैंक मनी। हाई पावर्ड मनी कौन सी हुई? सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पीपल। वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स, की कमर्शियल बैंक्स के पास कितना वॉल्ट में पैसा पड़ा है। वॉल्ट क्या होते हैं? जिसको हम लॉकर्स भी एक तरीके से कहते हैं ना, वो होते हैं। कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब मतलब कमर्शियल बैंक्स क्या कहते हैं? रोज का ना एक रिजर्व बनाता है कि भाई कम से कम मेरा इतना पैसा आरबीआई में रहेगा ही रहेगा, जितना भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज मेरे को रोज की मेंटेन करनी होती है, कि कम से कम अपना हर चीज खर्चा पानी निकाल के 1 लाख रुपए मेरे को आरबीआई के साथ देना ही देना है। दैट इज नोन एज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, अभी आप पढ़ लेना, तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आपके ऑलरेडी सारे चैप्टर सॉल्व्ड हैं TR जैन के, और बिजनेस स्टडीज भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, प्लस का पूरा सिलेबस सॉल्व है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ, और शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ये आप TR जैन के सारा बुक देख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन आंसर ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, आपको दिखा रही हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, तो कौन से इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो चलो, ये मैंने आपको फिनिश कर दिया। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।